सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो सबसे पहले देखते हैं सांख्यिकी में एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज आप किसी स्कूल में हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आ गए इंस्पेक्शन के लिए। तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ 11th के 2 सेक्शन हैं, तो दोनों सेक्शन में जो एग्ज़ाम हुआ है पिछला, उसमें दोनों के कितने मार्क्स आए, कैसे कैसे बच्चों के मार्क्स आए, वो बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों 11th A 11th B 2 सेक्शन है आपके स्कूल में, कि दोनों स्कूल के जो मार्क्स आए बच्चों के उसकी लिस्ट उनको पकड़ा देंगे, ये रहे साहब इनके मार्क्स हैं, देखो आप। अब 80 स्टूडेंट्स हैं दोनों सेक्शन में और वो आपने मार्क्स की लिस्ट पकड़ा दी, तो इंस्पेक्टर साहब को बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना कि सारा देखें, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। उसकी बजाय एक स्थिति ये है कि आप उनके एवरेज निकाल लें, कोई औसत देख लें और वो दिखाएं कि साहब 11th क्लास के बच्चों के मार्क्स इतने हैं और 11th B जो सेक्शन है उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स ये हैं। तो ये क्या है कि औसत क्या है, एक तरह से एवरेज है। तो आप एवरेज बता दें कि साहब ये मार्क्स आए, तो उससे क्या है, इंस्पेक्टर साहब को एक मोटा आइडिया हो जाएगा कि भाई स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे हैं। या दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे A सेक्शन है उसमें 90% मार्क्स आए, B सेक्शन है उसमें 71% मार्क्स आए एवरेज मार्क्स। तो उससे इंस्पेक्टर साहब को ये अनुमान भी हो जाएगा कि किस क्लास के स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड कौन सा है, जिससे जब वो क्वेश्चन पूछें तो वो ध्यान में रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछने। तो इस तरह से आप मतलब कि कंपैरिजन का एक आधार मिल गया, बेस मिल गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो एवरेज है, वो जनरली सीरीज जो लिस्ट होती है ऐसे मार्क्स की, यहाँ से लेके आपने नीचे 90 स्टूडेंट्स तक के मार्क्स लिख दिए। तो जो एवरेज मार्क्स होते हैं जनरली वो इस सीरीज के सेंटर में होते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो कई बार तो अब माप कौन कौन से होते हैं ये, एक तो होता है मीन, माध्य, और माध्य में भी फिर 3 है इसमें। एक तो आता है समांतर माध्य, एक आता है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, और एक आता है हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन। इनके अलावा एक आती है मीडियन मध्य का, और एक आता है बहुलक। तब कब किसको, एक तो अपन को ये समझ होनी चाहिए कि कब जब भी सीरीज दे रखी हो और आपको एवरेज निकालना हो, इन सब का नाम दे रहे हैं अपन एवरेज, औसत। और एवरेज को भी 3 पार्ट में ले रहे हैं अपन, मीन, मीडियन, मोड, बल्कि कह दो कि 5 हिस्सों में। एक तो मीन का मतलब समांतर माध्य, मीन तीनों ही हैं ये, लेकिन जब आगे से अपन बोलेंगे माध्य तो माध्य का मतलब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और एक आती है मध्य का, और एक आता है बहुलक। तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये सीरीज के सेंटर में होते हैं, केंद्र में होते हैं लगभग, इसलिए इनको बोलते हैं अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखते हैं एक बार। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति के 5 माप प्रयोग में लाए जाते हैं। जनरली फॉलोइंग आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। कौन से 5 हैं ये? समांतर माध्य या सिंपली माध्य, अर्थमेटिक मीन, और यू कैन से सिंपली मीन, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन, मीडियन मध्य का, और बहुलक मोड, ये हैं। तो ये लगभग सीरीज जो भी सीरीज दे रखी हो उसके सेंटर में होते हैं, इसलिए इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब अपन देखते हैं समांतर माध्य कब निकालते हैं, जब कोई सामान्य वेरिएबल हो। सामान्य वेरिएबल जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया और सबके मार्क्स आपने जोड़ लिए और 80 से डिवाइड कर दिए, तो ये तो सिंपल मीन कहलाता है, माध्य यानी कि समांतर माध्य कहलाता है ये सामान्य वेरिएबल में। या आप और देख सकते हैं 12th क्लास है, 12th क्लास में जो सपोज 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट पता करना है आपको कि औसत भार कितना है। तो सारे बच्चों का भार लेंगे और 60 से भाग दे देंगे, तो जो कुछ आएगा वो माध्य या कह सकते हो आप समांतर माध्य आ जाएगा। तो सामान्य वेरिएबल में तो अपन क्या करते हैं, समांतर माध्य ले लेते हैं। उसके अलावा गुणोत्तर माध्य कब आता है? रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ डिक्रीजिंग, वृद्धि दर या ह्रास दर लेनी हो तो अपन गुणोत्तर माध्य लेते हैं। अपन एक एक करके सभी को पढ़ेंगे
और जब पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ गुणोत्तर माध्य लेना है, कहाँ समांतर माध्य लेना है। इसी तरह हरात्मक माध्य कब लेते हैं? हरात्मक माध्य यानी कि जो जैसे स्पीड है, जब एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो अपन हरात्मक माध्य लेते हैं। या जैसे आप पेज काउंट करने हैं आपको, तो टीचर ने, गुरुजी ने आपकी क्लास में 7 बच्चों को लिया और 7 बच्चों को एक बुक पकड़ा दी, क्या उनके पेजों को गिनो। तो अब देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तेज़ी से गिन सकता है। और फिर आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो सभी की, तो वहाँ हार्मोनिक मीन लेंगे। जब इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो अपन डिटेल में इनको देखेंगे कि हार्मोनिक मीन यहाँ क्यों ले रहे हैं, वो रीजन सहित डिस्कस करेंगे। जब रेट ऑफ इंक्रीजिंग कहाँ लेते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरबीआई बैंकों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है कि ग्राहक को जब आपको लोन देना है तो क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, या वो डिपॉजिट कराते हैं तब क्या इंटरेस्ट चार्ज करना है, और साल में 4 बार बदल दी तो एवरेज रेट निकालनी होगी तो उससे आएगा। या पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक स्टेट है और स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबकी जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो है, आपको एवरेज रेट निकालनी है, पूरे स्टेट की लेनी है तो अपन ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। ये अपन जब ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तब अपन एग्जाम्पल सहित देखेंगे। फिर मीडियन क्या है? ये पोजीशन, स्थिति को बताने वाला माध्य है। यानी कि पूरी सीरीज, जो भी सीरीज दे रखी है, उसके जो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज हैं उन सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, और उसके जो बीचों बीच में जो चर होता है वो सीरीज का या उस बंटन का माध्य, वो मध्य का कहलाता है। फिर बहुलक क्या है? ये साइज पर निर्भर करता है। जैसे बहुत से वेरिएबल दे रखे हैं, किस साइज के वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो वो बहुलक कहलाता है। जैसे सपोज बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी को एक विशेष एज ग्रुप में जूते बनाने हैं। जैसे सपोज 12th क्लास के बच्चे हैं तो 12th क्लास के बच्चों के जूतों का साइज़ क्या है, तो बड़े स्कूल में गए और 12th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं सबका पैर का साइज़ ले लिया। अब उन्होंने देखा कि 8 नंबर जो साइज़ है वो ज़्यादा बच्चों का है, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, ये सारे नंबर के हैं। लेकिन जैसे 70% बच्चों का जूता क्या है? 8 नंबर का है, तो वो समझ जाएंगे कि इस एज ग्रुप में अपन को 8 नंबर वाले जूते ज़्यादा बनाने हैं। या कई बार अपन पंडित जी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई देखो पढ़ाई है या नहीं है। जैसे मम्मी पापा को चिंता होती है तो वो देखते हैं कि भाई बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, या इसमें राजयोग है या नहीं है। तो ये भी क्या है कि स्टैटिस्टिक्स पे ही आधारित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। राजयोग का कैसे निकलता है? जैसे पूरी दुनिया में 1000 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो पुराने हुए थे वो और जो वर्तमान है वो सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, और सभी के फिंगरप्रिंट्स में अपन ने देखा कि कौन सी लाइन कॉमन है। जो लाइन कॉमन है वो लाइन कॉमन है, तो वो राजयोग वाली लाइन हो गई। राजा महाराजाओं के फिंगरप्रिंट्स लेकर रखे हैं, फिर आपने देखे कि सभी राजाओं के फिंगरप्रिंट्स आपने देखे, हस्तरेखाएँ देखी, कौन सी रेखा कॉमन है। अब आप हाथ दिखाने गए, अगर आपके यहाँ भी वही रेखा है तो पंडित जी बता देंगे कि भाई राजयोग है इसके यहाँ। या इसी तरह से जैसे हज़ारों लोग जिन्होंने पीएचडी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए और सभी में फिर एनालिसिस किया गया, रिसर्च हुई इस पर कि कौन सी लाइन कॉमन है उसमें। तो वही लाइन जब आप हाथ दिखाने जाएंगे तो वो बता देंगे, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि भाई ये रेखा है तो आपके लड़का तो बड़ा विद्वान बनेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेगा। तो इस तरह से ये बहुलक, जो ऐसा वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार घटता हो, वो बहुलक कहलाता है। तो ये सबको अपन एवरेज बोलते हैं, और एवरेज जनरली सीरीज के सेंटर में होता है, इसलिए इन सभी को बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, जो औसत जो अपन बात कर रहे थे, अपन देखते हैं अच्छे औसत से अपेक्षाएं क्या क्या हैं। रिक्वेसिटीज ऑफ ए गुड एवरेज, मतलब अच्छे एवरेज में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उससे अपेक्षाएं होनी चाहिए। एक तो क्या है, जो एवरेज है वो सिंपल होना चाहिए और सुपरवासित होना चाहिए, रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, मतलब कोई ऐसा नहीं हो, अधर झूल नहीं हो कि ये होगा या ये होगा। अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ ऑब्जर्वेशन लिए और उनसे ही आपने एवरेज निकाल दिया।
जो अच्छा एवरेज है वो क्या है कि सारे ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड होना चाहिए, और ये क्या है कि समझने में आसान होना चाहिए, गणना करने में आसान होना चाहिए, और फ्लक्चुएशन से कम प्रभावित होना चाहिए। फ्लक्चुएशन से कैसे, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, विशेष एज ग्रुप में देखा कि इस एज ग्रुप में सडन डेथ ज़्यादा हो गई, तो ये विचलन आ गया। जब 10 साल का एवरेज निकालेंगे स्पेशल एज ग्रुप में, तो उस पर क्या है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो एक्सट्रीम वैल्यू हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, और सिंपल और बिल्कुल क्लियर प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ गुणधर्म होना चाहिए जो सरल हो और स्पष्ट हो। तो इस तरह से ये अक्षय औसत से अपेक्षाएं की जाती हैं। जो अपन डिस्कस कर रहे थे, एक बार उन्हीं को दोबारा पढ़ लेते हैं। अक्षय औसत से अपेक्षाएं रिक्विसिटीज ऑफ ए गुड एवरेज। औसत सुपरिभाषित और सरल होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड एंड सिंपल। यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यह समझने और गणना करने में आसान होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। गणितीय उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इट शुड बी सूटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे, जैसे कंपैरिजन में या और कहीं भी यूज करना हो तो वहाँ ये सिंपल होना चाहिए। औसत आंकड़ों के संग्रहण में आपात विचलनों से कम प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित तो होगा, पर ये क्या है, कम से कम प्रभावित होना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। यह आंकड़ों के चरम मान से कम प्रभावित होना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। कम चरम मान कौन से होते हैं, जो एकदम कई बार सीरीज में कुछ मान बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उनसे मतलब कम से कम प्रभावित होना चाहिए। इसके कुछ सरल और स्पष्ट गुणधर्म होने चाहिए। इट शुड पोसेस सम सिंपल एंड क्लियर प्रॉपर्टी। मतलब स्पष्ट रूप से अपन को समझ में आ जाए इस तरह की प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। अब अपन की कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्वतंत्र श्रेणी का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। सपोज आपके जैसे 3 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स देखे आपने 40, 50, 60 हो गए। ये किसी एक घर में, परिवार में 3 बच्चे हैं और तीनों 12th में हैं, और 3 स्टूडेंट हैं और तीनों के मार्क्स जैसे 100 में से मार्क्स कैलकुलेट किए 40, 50, 60। अब कहा कि इस परिवार का एवरेज कितना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, तीनों को जोड़ेंगे, 40 प्लस 50 प्लस 60 और 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, ये 50 आ गया। 40 प्लस 50 प्लस 60 150, 150 अपॉन 3 50, तो इनकी एवरेज मार्क्स कितने आ गए, 50 आ गए। इसी तरह से अगर n वेरिएबल दे रखें, n चरों x1 x2 x3 डॉट 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 xn का समांतर माध्य। अब n वेरिएबल दे रखें x1 x2 x3 अप टू xn, तो इनका मीन लेना हो, अर्थमेटिक मीन ऑफ n वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, दिस इक्वल टू, सभी को सम कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn, और n से डिवाइड कर देंगे। अर्थमेटिक मीन को अपन x बार से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ गया। और अगर सिग्मा नोटेशन में लिख दें, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ xi अपॉन n, तो ये सिंपल n वेरिएबल हैं, और n वेरिएबल्स का आपने क्या किया, अर्थमेटिक मीन लिया। कैसे, बहुत छोटी क्लासों से अपन निकालते आ रहे हैं। ये सभी वेरिएबल्स को ऐड कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया। कौन सा है ये, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, स्वतंत्र श्रेणी का समांतर माध्य। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। स्वतंत्र श्रेणी का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, n चरों x1 x2 x3 अप टू xn का समांतर माध्य या केवल माध्य x बार निम्न प्रकार दिया जाता है। अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन x बार ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज गिवन बाई x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। इन सिग्मा नोटेशन x बार इक्वल टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ, x बार इक्वल टू समीशन
xi अपॉन n, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये नहीं भी लगाएं तब भी क्लियर है कि 1 से लेके n तक होगा। अब एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, संख्याओं 11, 17, 20, 21, 29 और 22 का समांतर माध्य ज्ञात करो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 11, 17, 20, 21, 29 एंड 22। तो ये तो आप पहले से जानते हैं, फॉर्मूला आपके पास है। अर्थमेटिक मीन अगर वही एक्स बार से लिख दें तो एक्स बार सबको ऐड कर देते हैं, 11 + 17 + 20 + 21 + 29 + 22 डिवाइडेड बाई 7। 7 संख्याएं हैं, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही लिखी, 3 3 6 हैं सिर्फ ये, तो 6 लिखेंगे आप डिवाइडेड बाई 6। ऐड कर देते हैं, 1 7 8 8 1 9 9 18 18 और 2 20 3 4 4 5 9 9 और 4 13 अपॉन 6। ये हो गया। दोबारा देखें, 2 9 11 11 1 12 12 और 7 19 19 1 20 2 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12 12 आ रहा है। 120 अपॉन 6, दिस इम्प्लाइज एक्स बार इक्वल टू 20। यानी कि जो 6 नंबर्स दे रखे थे उनका अर्थमेटिक मीन निकाला आपने तो 20 आ गया। वैसे कैलकुलेशन सही हुई है मेरी जानकारी में, और कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। क्या किया, मेन कॉन्सेप्ट की बात यह है कि जिन संख्याओं का समांतर माध्य निकालना था उन सभी को आपने जोड़ा, और जोड़ के 6 से 6 संख्याएं थीं, 6 को जोड़ दिया और 6 से भाग दे दिया, ये समांतर माध्य आ गया। एक और, प्रथम 12 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 12 समान माध्य संख्याएं हैं, प्रथम 12 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। तो 12 ऑड नंबर्स कौन से, वो लिख देते हैं अपन। गिवन नंबर्स, दी संख्याएं कौन कौन सी हैं ये, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23। 12 नंबर्स लिख दिए आपने, फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, इनका अर्थमेटिक मीन, इनका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो देखिए, एक तो अपन पहले डिस्कस किया था आपने कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² के बराबर होता है। n² के बराबर होता है तो योग करेंगे तो n² और डिवाइडेड बाई n आएगा। तो प्रथम 12 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 12² 12 ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। एक ये आप रिजल्ट की तरह याद कर लें आप इसे, रिजल्ट, परिणाम, ये पहले भी डिस्कस किया है अपन ने। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। ये आपको लर्न करके रखना है, कैसे होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, उससे निकाल सकते हैं आप। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, नंबर्स और नेचुरल नंबर्स यहाँ सेम ही होगा, इज n, ये n है नहीं n², तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, n² अपॉन n, n के बराबर हो जाएगा। तो एक तो आपने ये समांतर माध्य डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इन 12 विषम संख्याओं का समांतर माध्य sum of these 12
ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स इन सबका सम कर देते हैं अपन। 1 + 3 + 5 + 7 ... लास्ट में 23/12 ये आ गया। तो कितना आ जाएगा ये? 1 से लेके 23 तक का सम विषम 12 संख्याएं हैं ये। तो एक तो अपन को पता है पहले 12 स्क्वायर के बराबर है, अगर पता है तो सीधा लिख सकते हैं आप, और अगर नहीं है तो देखो AP लगा देता हूँ। समांतर श्रेणी बन रही है, 12 पद हैं, तो फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये तो सम की बात हो गई, और डिवाइडेड बाई 12। तो देखिए 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 + 23 24, 24/2 यानी कि ये 12 आ गया। किसी भी तरह कर सकते हैं आप। तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स इज 12। और आगे से आप लर्न करके रख सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का समांतर माध्य n के बराबर होता है। यहाँ 12 थी तो इनका 12 के बराबर हो गया। अच्छा, ये जो पुरानी क्लास वाले रिजल्ट हैं, छोटी क्लास वाले जैसे 10 तक के जो रिजल्ट्स हैं, वो याद करना बेहद महत्वपूर्ण है। और वो याद होते हैं तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो अभी जो अपने यहाँ जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, इसमें सेकंड ग्रेड में फिर भी कुछ टॉपिक हैं 9-10 के, लेकिन ये 11, 12 और BSc का सिलेबस है आपका। तो इसमें क्या है, ये जो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं, इनको अभी अपने एक नया चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर, अभी जस्ट शुरू ही किया है, और अभी उसमें चीज़ें डाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक आपके जो रिकॉर्डेड थे वो डाल दिए थे, कुछ वीडियोज़, मतलब 10th क्लास तक के लिए। और अभी फिर उसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और जो भी टॉपिक हैं परसेंटेज वगैरह, वो सारे टॉपिक शुरू किया है। और अब ये चैनल फ्री रहेगा थ्रू आउट, जब तक जीवन चल रहा है अपना, तब तक मैं इसमें बताता रहूँगा। तो आप वो चैनल भी आप अपने स्टूडेंट्स को अपने खुद देख सकते हैं और अपने जानकार लोगों को भी बता सकते हैं। उस चैनल का नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ, UNHWI, ये यूट्यूब चैनल है। और आपके जो आपके इस पर लिंक भेज देंगे। ये है यूनाइटेड ह्यूमन वेलफेयर इंस्टीट्यूट, संयुक्त मानव कल्याण संस्थान, एक NGO कुछ मित्रों के साथ मिलके बना रखी है। तो उसमें मेरा काम पढ़ाने का है, बाकी और लोग काफ़ी समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो मैं अभी और काम तो क्या है, अभी जब तक चल रहा है तब तक मैं पढ़ाऊँगा। तो ये 10 तक के जो भी सिलेबस हैं, और 10 तक के सिलेबस पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IAS वाला है, CSET वाला एग्ज़ाम होता है, SSC के एग्ज़ाम होते हैं, अभी CTET है, रीट हो रहा है आपका, और भी जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उन सभी में जो 10 तक का सिलेबस है, जो जनरल कंपटीशन है उनका अब ये फ्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अभी कुछ सोशल वर्क के उसमें है, और लोग भी कर रहे हैं, तो अपने से जो बन सकता है, जो हो सकता है वो अपन कर रहा। और इसमें विशेष बात यह है कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और थ्रू आउट इंडिया पढ़ा रहे हैं, और सब अच्छा और पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी क्यों शुरू किया जा रहा है? इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ तो, और कुछ लोगों ने बताया है कि सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती हैं फ्री वाले में। तो अब ये मैं सारी चीज़ें एक जगह ही बताऊँगा। तो और इसमें कुछ नोट्स भी जैसे अपन डालेंगे वो भी फ्री में देंगे। वो अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी उस पर कुछ नहीं गया है, तो उस पर अपन ये भी डालने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं उनको आप बताना कि भाई ये एक चैनल शुरू हुआ है, ये नाम है उसका, और बाकी लिंक अभी इस पर भी डलवा देंगे, मैसेज करवा देंगे सब लोगों को। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, समांतर श्रेणी A + D, A + 2D के प्रथम n पदों का माध्य होगा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A + D, A + 2D एंड सो ऑन। तो उसमें क्या करते हैं अपन, मीन कैसे निकालते हैं? मीन आपको पता है अर्थमेटिक मीन के लिए पहले सारे पदों का योग, n पदों का योग, और नीचे n से भाग दे देते हैं। तो यह n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग तो जानते हैं आप, n/2 2a + n - 1 × d। एक तो ये होता है, और एक पहले लिखा था अभी
n/2 पहला पद और अंतिम पद, डिवाइडेड बाई n। तो देखिए आउटसाइड जो n है, n से n कैंसिल हो गया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ये आपका समांतर माध्य आ गया, x बार आ गया। तो देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, a प्लस n माइनस 1 डी अपॉन 2 और आएगा ना यहाँ, 1 मिनट 2 तो लिखा ही नहीं आपने नीचे, डिवाइडेड बाई 2 ये आया। a प्लस n माइनस 1 डी अपॉन 2, तो कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। एक नेगेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते थे आप। नेगेटिव टेस्ट से कैसे, n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1 रखने पर माध्य कितना आता, पहला पद ही आ जाता a/1, तो a आ जाता। तो n बराबर 1 रखने पर a किससे आ रहा है, देखें पहले वाले से नहीं आ रहा, दूसरे वाले से आ रहा है, तीसरे वाले से भी आ रहा है और चौथे वाले से नहीं आ रहा, तो 2 तो गलत हो गए। दोबारा से क्या कर रहे हैं अपन, n बराबर 1 रखा है, यानी कि पहले पद का ही समांतर माध्य, तो पहले पद का समांतर माध्य क्या होगा, वही खुद आ जाएगा, क्योंकि सभी पदों को योग और अपॉन पदों की संख्या, तो a/1 a आ गया। लेकिन यहाँ देखें वो सेकंड से भी a आ रहा है, थर्ड से भी a आ रहा है। अब n बराबर 2 रख देते हैं, n बराबर 2 रखने पर माध्य क्या आएगा, दोनों पदों का योग a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया, a प्लस d/2 आ गया। अब देखें ये फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही गलत हो गए, अब सेकंड और थर्ड में n बराबर 2 रखा, सेकंड में रखेंगे तो a प्लस d/2 आ गया और थर्ड में रखेंगे तो a प्लस डी आ गया, यानी कि थर्ड फिर गलत हो गया। तो इस तरह से भी चेक कर सकते थे आप, ऑप्शन से चेक कर सकते थे, ये आ गया। और बाकी सामान ये रहा, एक बार और लिखते हैं इसी को, समांतर श्रेणी के n पदों का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AP। तो देखिए सारी टर्म्स लिख दी फिर आपने, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और डिवाइडेड बाई n। फिर वही जो पहले फॉर्मूला लगाया था उसको दोबारा लगा देते हैं। पहले अपने डायरेक्ट लिख दिया था, प्रोसेस से लिख दिया है। n पदों के योग का फॉर्मूला क्या है, n/2। पहले लिखा था आपने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब क्या है, दूसरा वाला लगा देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो पहला पद a आ गया और अंतिम पद क्या आ गया आपके पास, अंतिम पद आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और डिवाइडेड बाई n। आउटसाइड n/2 है, डिवाइडेड बाई n, तो n कैंसिल हो गया 1/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x बार बराबर कितना आ गया, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। ये ही आंसर दे रखा था आपको। वैसे तो क्या है कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं सभी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला आपको याद है, डिवाइडेड बाई n किया, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, श्रेणी 1, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 2 टू द पावर n का समांतर माध्य, द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज 1, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 2 टू द पावर n इज। तो अर्थमेटिक मीन वही एक ही फार्मूला है अपने पास, तो क्या करते हैं, सारे जो वेरिएबल दे रखे हैं सबको ऐड कर देते हैं, सब आपने ऐड कर दिए 1 से लेके 2 टू द पावर n तक, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, आप देखें तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ये 2 टू द पावर 0 देख सकते हैं पहले वाले को। 1 को किस तरह देख सकते हैं, 1 आप ऐसे समझें जैसे 2 टू द पावर 0 है, 2 क्या है, 2 आपका 2 टू द पावर 1 है, 4 क्या है, 2 टू द पावर 2 है, और इसी तरह लास्ट में 2 टू द पावर n है।
यानी कि 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक कितने हो गए, n+1। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, पदों की संख्या कितनी है, n+1 है, डिवाइडेड बाई n+1। ये n+1 से आपने भाग दे दिया। अब ऊपर गुणोत्तर श्रेणी के योग का फॉर्मूला फिर है आपके पास। तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 n+1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और जो 1 अपॉन n+1 था वो ये लिख दिया। तो कितना आ गया, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। तो फाइनली x बार क्या आ गया अपने पास, x बार बराबर आ गया 2 माइनस 1 अपॉन n+1। ये आ गया 2 माइनस 1 अपॉन n+1, ये है। तो ये आपका क्या है, समांतर माध्य आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी थी, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी थी, लिखा नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी है, पहला पद 1 है और कॉमन रेशो सार अनुपात 2 है। तो n+1 पद थे, सारे n+1 पदों का योग किया और पदों की संख्या से भाग दे दिया। इसको भी नेगेटिव टेस्ट से कर सकते थे आप। नेगेटिव टेस्ट से कैसे, वही आप पद ले लेते 1 या 2, जैसे ले लेते हैं आप बी श्रेणी 1 1, 2, 4, 8, 16 (2) के दो पदों का समांतर माध्य। तो दो पदों का समांतर माध्य क्या आएगा, 1 + 2/3 यानी वो 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या देते हैं तो 3/2 हो गया। अच्छा, अभी आप देख रहे थे ये n+1 पद थे, तो n+1 पद थे, दो पदों का समांतर माध्य निकालना है तो n बराबर 1 रखने पर दो पदों का समांतर माध्य आएगा। तो आप देखें n बराबर 1 रखने पर किससे आपका 3/2 आ रहा है, n बराबर 1 रखने पर यहाँ नहीं आ रहा, n बराबर 1 ये समझना पड़ेगा। देखो दोबारा से देख लें, जब अगर n पद होंगे तो n बराबर 1 रखने पर एक पद का समांतर माध्य आएगा, n बराबर 2, इसमें 2 रखेंगे तो दो पदों का समांतर माध्य आएगा, 3 रखेंगे तो 3 पदों का आएगा। लेकिन अपने यहाँ कितने पद हैं, यहाँ अपने यहाँ n+1 पद हैं। n बराबर 0 रखेंगे जब एक पद का समांतर माध्य आएगा, जो फॉर्मूला बन रहा है। n बराबर 1 रखेंगे तो दो पदों का आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 3 पदों का आएगा। तो इसलिए ऑप्शंस में n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे जब दो पदों का समांतर माध्य आएगा। पहले वाले से नहीं आ रहा। तीसरे वाले में देखिए n बराबर 1 रखा तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 3/2, ये से 3/2 आ गया। और देखते हैं यहाँ n बराबर 1 रखते हैं तो 2 - 1 1/2, ये भी गलत हो गया। यहाँ n बराबर 1 रखते हैं, ये 3, 2 और 1 3/2, ये भी आ गया। तो अब इनमें से पता नहीं कौन सा सही है। अब अपन ऐसा करते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, यानी 3 पदों का समांतर माध्य, 3 पदों का समांतर माध्य। तो 3 पद कौन कौन से हो गए, 1 + 2 + 4/3, ये कितना हो गया 7/3। अब ये 3 पदों का समांतर माध्य ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तब आंसर आना चाहिए। तो देखें किससे आ रहा है, इसमें देखते हैं थर्ड वाले, ये फर्स्ट और थर्ड तो पहले से गलत हो गए। अब n बराबर 3 रखा, n बराबर 3 पर सेकेंड ऑप्शन से क्या आ रहा है, 2 n बराबर 2 रखेंगे जब 3 पदों का आएगा तो 2 और 1 3, 2 कितना हो गया 8, 8 - 1 7/3 आ गया। और फोर्थ वाले से देखें n बराबर 2 रखा तो 2 4 + 1 5, ये 5/3 आ गया। इसका मतलब इसमें कौन सा है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो गया। वही आपने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन से भी किया है आपने और ऑप्शन से भी कर रहे हैं। ऑप्शन से कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये n+1 पदों का समांतर माध्य दे रखा है। n+1 पदों का समांतर माध्य कितना आया है, 2n+1 - 1/n+1, ये आपने कैलकुलेट किया। अब अगर n बराबर 1 रखेंगे तो ये दो पदों का समांतर आएगा,
n बराबर 2 रखेंगे तो 3 पदों का समांतर माध्य आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 4 पदों का समांतर माध्य आएगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखा तो 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 7/3 आ गया। तो 3 पदों का माध्य 3 पदों का जो समांतर माध्य है वो 7/3 आ रहा था, वो अपन ने चेक किया था। यहाँ पर 2 पदों का समांतर माध्य 3/2 आ रहा था, लेकिन 2 ऑप्शन से 3/2 आ रहा था, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया कौन सा सही है। तो 7/3 जिससे आ रहा था वो सही है। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और आंसर से भी चेक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। यदि n प्रेक्षणों 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का समांतर माध्य 46 n/11 है तो n बराबर है। अगेन द अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज 46/n, देन वैल्यू ऑफ n इज, यानी कि n प्रेक्षणों का समांतर माध्य 46/11 है। तो n का मान कितना है, तो लिख देते हैं अपन। सिंस am इक्वल टू 46 n/11, तो देयरफॉर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, दिस इक्वल टू 46/11 n। यही दे रखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 46 n/11 ये दे रखा है आपको n प्रेक्षणों का समांतर माध्य। तो अब आपको n का मान निकालना है, और n ऑब्जर्वेशन कौन से हैं आपके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो वही लिख दिया आपने, सभी को सम कर दिया और n से डिवाइड कर दिया, बराबर 46/11 लिख दिया। 1 से लेके n तक की जो धन पूर्णांक के उनके वर्गों का योग आप पहले से जानते हैं, क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n पहले से रखा है, ये आ गया 46/11 इंटू n। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर देते हैं। ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब अपन ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 11 से इधर, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। या अपन ऐसा करते हैं, बजाय, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखें क्या है, 11 आ रहा है, तो पहले n बराबर 11 रखने पर, n बराबर 11 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया देखें। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 11 प्लस 1 यानी कि 12 इंटू 23/6। तो यहाँ से क्या गया, 2 से कैंसिल हो गया आपका ये, या 6 से कैंसिल हो गया, तो ये 46 आ गया। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, 46/11 इंटू 11 यानी कि 46, तो यही आंसर आ गया। तो देयरफॉर n इक्वल टू 11, ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लें, बेहद आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। n ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, और सभी का अर्थमेटिक मीन कितना आया, 46 n/11 आया। तब आपको पता करना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो आपने सभी का अर्थमेटिक मीन लिख दिया। अर्थमेटिक मीन लिखना बेहद आसान, सभी को जोड़ दिया और नंबर ऑफ टर्म्स n है, n से डिवाइड कर दिया। लेकिन अर्थमेटिक मीन दे रखा है 46/11n, 46/11n के बराबर रख दिया। n कैंसिल हो गया और कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करने में क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था। टिपिकल थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती, तो अपन ने बजाय कैलकुलेट करने के क्या किया, ऑप्शन से देखा। n बराबर 11 रखा, लेफ्ट हैंड साइड में 46 आ गया। 11 प्लस 1 12, 11 इंटू 2 प्लस 1 23 डिवाइडेड बाई 6, 12/6 2 हो गया, 2 इंटू 23 46 हो गया। और राइट साइड में n बराबर 11 रखा, 11 कैंसिल, 46 आ गया। तो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई। आप कैलकुलेशन से भी करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, तो एक वैल्यू इसमें n बराबर 11 आ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है खंडित श्रेणी या असंतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो जो
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। मान लेते हैं आप, माना दिया बारंबारता 1 टन, सपोज गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता 1 टन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज निम्न है। ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये है, क्या है, वैल्यू दे रखी है आपको, x वेरिएबल है और f इसकी फ्रीक्वेंसी, तो x की वैल्यूज दे दी हैं आपको x1, x2, x3 अप टू xn, और उनकी फ्रीक्वेंसीज दे दी, x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में वेरिएबल xn और उसकी फ्रीक्वेंसी fn, ये दे रखी है आपको। अब आपसे कहा जा रहा है इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो अर्थमेटिक मीन तो वही है जो पहले निकाल लिया था, उसी तरह से निकाल देते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है, इसका अर्थमेटिक मीन, अब x बार समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, उसको x बार से नोट कर रहे हैं आप, तो लिख दिया। क्या क्या करते थे, सारे वेरिएबल को जोड़ते थे और नंबर ऑफ़ वेरिएबल से डिवाइड देते थे, डिवाइड कर देते थे, भाग दे देते हैं। तो अब जोड़ दें, वैसे ही कर देते हैं। तो x1 को जोड़ें पहले, लेकिन x1 एक बार नहीं आ रहा है, x1 f1 बार आ रहा है, तो x1 को f1 बार जोड़ दें, x1 प्लस x1 प्लस x1 अप टू x1, कितने बार, f1 बार। फिर x2 को जोड़ दें, x2 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 कितनी बार, f2 बार। फिर x3 को जोड़ दें, x3 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 अप टू x3 कितने बार, f3 बार। इसी तरह से xn को जोड़ दें, xn 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 fn बार। जब x1 को f1 बार जोड़ेंगे, जैसे 2 को 3 बार जोड़ना होता, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना आ जाता, 6, यानी कि 3 गुणा 2। तो यहाँ कितना हो गया, जब x1 को f1 बार जोड़ रहे हैं तो वो हो गया f1 x1। फिर x2 को f2 बार जोड़ दिया, वो कितना हो गया, f2 x2। x3 को f3 बार जोड़ दिया, f3 x3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से xn को fn टाइम्स ऐड कर दिया। और नीचे सभी चरों की संख्या, नीचे आपने क्या किया, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn, ये आ गया। तो ये अर्थमेटिक मीन आ गया। इसका सिग्मा नोटेशन लेते हैं, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक लगा देंगे, नहीं लिखाएं तब भी अंडरस्टूड है, 1 से n तक है। और या फिर इसको ऐसा कर देते हैं, x बार इक्वल टू समीशन fi xi डिवाइडेड बाई कैपिटल N। लिख देता हूँ एक जगह, i बराबर 1 से लेके n तक। यहाँ कैपिटल N कितना है, हियर कैपिटल N इज समीशन ऑफ fi, i इक्वल टू 1 to n, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। बार बार जब कैपिटल N लिखेंगे तो कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल, सभी बारंबारताओं का योग। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अर्थमेटिक मीन आ गया। बेहद आसान है, जैसे परिभाषा थी उसी तरह से किया, सारे वेरिएबल को ऐड कर दिया और नीचे नंबर ऑफ़ वेरिएबल से डिवाइड कर दिया। एक बार और पढ़ लेते हैं इसी को। खंडित श्रेणी या असंतत बारंबारता 1 टन का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। यदि किसी चर x के n मानों x1 x2 x3 अप टू xn की संगत बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 और fn हो, तो इनका समांतर माध्य x बार निम्न होगा। अगेन, इफ़ n वैल्यूज ऑफ वेरिएट x आर x1 x2 x3 अप टू xn एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर f1 f2 f3 up to fn, then their arithmetic mean x bar is given by x bar equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus dot 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 fn xn upon f1 plus f2 plus f3 plus dot 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 fn। ये, और अगर सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं तो सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं आप इसे। क्या आ गया, x बार इक्वल टू समीशन fi xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन समीशन ऑफ fi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस तरह से आपने ये अर्थमेटिक मीन की बात हो गई। डिस्क्रीट जो सीरीज दे रखी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस नीचे दिए बारंबारता 1 टन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन लेना है आपको। तो देखिए क्या दे रखा है, तो उसी तरह से निकाल लेते हैं आप। फ्रीक्वेंसी एक्स की वैल्यूज दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6 और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 4, 4 की फ्रीक्वेंसी 8, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 और 6 की फ्रीक्वेंसी 2। तो देखो कैलकुलेट करते हैं इसको। दिया बारंबारता 1 टन, या लिख देते हैं दिए बारंबारता 1 टन। क्या वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, 6 और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं 24842, 24842 का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा वो देखें। क्या बताया था, सारे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, जो जितनी बार आया है 2 कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 × 2। 3 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 × 3। 4 कितनी बार आ रहा है 8 टाइम्स, तो 8 × 4। फिर 5 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 × 5 और 6 आ रहा है 2 टाइम्स, 2 × 6 और सारी बारंबारताओं का योग 2 + 4 + 8 + 4 + 2 ये कर दिया। तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया, सारे वेरिएबल को जोड़ दिया और नंबर ऑफ़ वेरिएबल से डिवाइड कर दिया। ऊपर कैलकुलेट करते हैं 4 + 12 + 32 + 20 + 12 और डिवाइडेड बाई 2, 4, 6, 6, 8, 14, 14 और 4, 18 और 2, 20 यानी 20 वेरिएबल हैं। तो 20 से अपन इसमें क्या है डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखो कितना आएगा अब ये, हाँ ऐड करते हैं फिर 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 2 4 3 7, 7 और 1 8 अपॉन 20। दिस इम्प्लाइज x बार इक्वल टू 4 आ गया, ये आ गया। तो ये क्या हुआ, आंसर देख लेते हैं। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो समांतर माध्य इसका x बार इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह से आपका ये समांतर माध्य की बात हुई। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, नंबर 1। प्रथम n धन पूर्णांकों का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स और यू कैन से नेचुरल नंबर्स। ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन कई बार अपन लर्न करके रख लेते हैं, यूज हो जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में, तो बहुत बेनिफिशियल है। तो क्या किया आपने, एज्यूम कर लिया x बार है तो ऊपर तो 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग कर देते हैं और नीचे n से डिवाइड कर देते हैं। 1 से लेके n तक का योग ये आपको पता है कितना है, n × n + 1/2 और डिवाइडेड बाई n है तो नीचे वाला n ऐसे लिख दिया। तो कितना आ गया, ये n + 1/2 आ गया। तो इसको अपन ये फॉर्मूले की तरह लर्न कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि कई बार ऐसा यूज होता है। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था प्रथम n विषम संख्याओं का, तो प्रथम n धन पूर्णांकों का समांतर माध्य कितना हो गया, n + 1/2। अगर आपसे ये पूछा जाता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रथम 19 धन पूर्णांकों का या प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो अपन क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं
अर्थमेटिक मीन एक्स बार अगर लिख दें तो एक्स बार कितना आ जाएगा, अभी आपने बनाया था। प्रथम n धन पूर्णांकों का समांतर माध्य n प्लस 1/2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 19 प्लस 1/2, यानी कि ये 10 के बराबर आ गया। और अगर ये सम संख्याओं का पूछ लेता तब प्रथम n सम संख्याओं अर्थात 2, 4, 6 अप टू 2n का समांतर माध्य ज्ञात करो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो क्या आ जाता है, x बार जब आप निकालते सभी को ऐड कर देते और डिवाइडेड बाई n। अभी आपने किया था, अब 2 सब में से कॉमन आ रहा है, अभी आपने किया था तो कितना आया था, सम आया था n इंटू n प्लस 1/2, अब सबका डबल है तो n इंटू n प्लस 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई n, यानी कि अब इस केस में x आर कितना आ गया, n प्लस 1 के बराबर आ गया। और ऑड नंबर्स का आपने पहले से लर्न कर रखा है। प्रथम n विषम संख्याओं का समांतर माध्य वो n होता है, और सम संख्याओं का समांतर माध्य n प्लस 1 होता है। तो ये हुआ। तो इस तरह से आज सिर्फ ये आपने समांतर माध्य की परिभाषा पढ़ी। अपन पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपके माध्य में भी कौन कौन से, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और मध्य और बहुलक होते हैं। उनमें से आपने पहला पढ़ा समांतर माध्य, और समांतर माध्य में भी पढ़ा सिंपल जो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वेरिएबल दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसका आपने ये समांतर माध्य निकालना देखा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में रखते हैं। सभी को नमस्कार।